Hello, dear students. This is chapter 7 and part 4. Okay, we have completed up to part 3rd. In this chapter, we have to study about the Ahoms. Okay, Ahoms क्या थे? ये भी एक प्रकार के ट्राइबल ही हैं, ठीक है ना? ट्राइबल्स थे जो कहाँ से आए थे और फिर किस तरह से भारत में इन्होंने अपना धीरे धीरे विस्तार कर लिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी को हम लोग इसमें समझेंगे। ओके, तो देखेंगे द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार इन 13th सेंचुरी। यानी अहोम कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? म्यांमार। जैसे ये इंडिया का मैप है आपका, ठीक है ना? तो ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, तो म्यांमार आपका कंट्री कहाँ पे है? यहीं पर म्यांमार है आपका, ठीक है ना? म्यांमार, जिसे पहले हम बर्मा भी कहते थे। तो म्यांमार से ये कहाँ आए? भारत में आए। भारत के किस एरिया में? ईस्टर्न एरिया में। ईस्टर्न एरिया में यहाँ पर क्या है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है ना? ऐसे बहुत सारे प्लेसेस यहाँ पर हैं। तो ध्यान देंगे, अहोम का जो कब्जा था ना, वो ईस्टर्न तक ही सीमित रहा, ठीक है ना? पूरे ईस्टर्न इंडिया पर, यानी कि ईस्टर्न पार्ट पर इन्होंने कब्जा करके रखा था। और जब मैंने मुगल एम्पायर आपको पढ़ाया था ना, तभी मैंने आपको बताया था कि अहोम ऐसे थे, बार बार मुगलों से इनका युद्ध भी होता था और मुगल जीत भी जाते थे, लेकिन बाद में फिर से अहोम अपने खोए हुए राज्य पर, प्लेस पर फिर से कब्जा कर लेते थे। ऐसे ट्राइबल्स थे ये, ठीक है ना? तो ये एक ऐसे ट्राइबल्स थे ना जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा रूप अपना लिया था, जिन्होंने एक अपना बहुत बड़ा रूप अपना लिया था, राइट? ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो 13th सेंचुरी में, अब ध्यान दीजिएगा, 13th सेंचुरी में इनका आगमन होता है। 13th सेंचुरी में, डेट याद रखेंगे, 13th सेंचुरी में उस समय दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत से, ध्यान दीजिएगा, अहोम ट्राइबल्स इतना लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं जितना कि मुगल एम्पायर भी सर्वाइव नहीं करते हैं भारत में। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 13th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत से आ जाते हैं ये, और पूरा मुगल एम्पायर फिनिश हो जाता है, इसके बावजूद भी अहोम ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है ना? हमारे ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिएगा, म्यांमार से आए थे। क्वेश्चन बनता है कि अहोम ट्राइबल्स कहाँ से आए थे, तो आप बताएंगे म्यांमार में किस सेंचुरी में के लगभग, तो आप बताएंगे 13th सेंचुरी, ठीक है ना? दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूया लैंडलॉर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, जब अहोम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर शासन किसका था? यहाँ पर शासन भूयास का था, ठीक है ना? जैसे ये वाला जो पोर्शन हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भूया थे सबसे ज़्यादा, तो भूया को इन्होंने, है ना, मार भगाया, एक तरह से लड़ाई झगड़ा किया होगा और उनको भगाया, ठीक है ना? ये लैंड लॉर्ड होते थे, तो इनको यहाँ से इन्होंने हटा दिया और भूया को हटाकर इन्होंने अपना वहाँ पर एक वर्चस्व हासिल किया। तो देखिए, ये है क्या? ट्राइबल्स, ये हैं ट्राइबल्स, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी कि अपना एक बहुत बड़ा किंगडम जैसे एक राजा का बहुत बड़ा किंगडम होता है ना, राज्य विस्तार करना होता है ना, वैसे ही विस्तारित कर लेंगे, ठीक है? तो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ द छुटियाज। अब ध्यान दीजिएगा, छुटियाज अभी मैं मैप आपको दिखाऊंगा, तो मैप में आप याद रखिएगा छुटियाज कहाँ पे हैं। तो देखिएगा, ये छुटियाज यानी 1523 में छुटियाज को हरा दिया, छुटियाज 1523 में। अब ध्यान दीजिए, 1523 में उसमें बाबर भी नहीं आया था, क्योंकि बाबर कब आया था? बाबर 1526 में आया हुआ था, ठीक है ना? जब इब्राहिम लोदी के साथ में उसका युद्ध हुआ था, है ना, उसने कैनन्स का इस्तेमाल किया था, तोपों का इस्तेमाल किया था, तब जाके उसने, है ना, यहाँ पर भारत में अपना राज्य फैलाया था। उससे पहले यहाँ पर देखिए, अहोम्स जो ट्राइबल्स हैं वो भारत में आ जाते हैं, ईस्टर्न एरिया में। कहाँ से आते हैं? ब्रह्मपुत्र वैली, म्यांमार से आ जाते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले इन्होंने किसको हराया? भूयाज, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, मालिक थे, उनको पहले वहाँ से भगाया। इसके बाद जो छुटियाज थे, छुटियाज भी ट्राइबल है वहाँ पे, ठीक है ना? इन ट्राइबल्स को वहाँ से इन्होंने हटा दिया। इसके अलावा कोच हाजू भी क्या है? एक प्रकार के ट्राइबल है, तो इनको भी हरा दिया। तो देखिए, एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि अहोम ने किनको हराया, तो आपको सबसे पहले याद करना है भूयाज जो वहाँ थे उनको हराया। छुटियाज को कब हराया? 1523 में। कोच हाजो को 1581 में हराया, है ना? एंड सब्जुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स, और भी जो छोटे मोटे ट्राइबल्स थे ना, उनको अपने अधीन में कर लिया, ठीक है ना? उनको अपने वश में कर लिया, सब्जुगेट कर लिया। द अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट, अहोम ने एक बहुत बड़ा स्टेट बनाया। अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट, एक बहुत बड़ा स्टेट वहाँ पर धीरे धीरे जो अहोम ट्राइबल्स थे ना, इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा स्टेट बना लिया, जिसको हम किंगडम, अहोम किंगडम के नाम से जानेंगे, ठीक है ना? एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बताइए, ऐसे ट्राइबल्स निकल कर आ रहे हैं जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फायर आर्म्स का मतलब तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आप समझिए
ये तोपों का इस्तेमाल कब कर रहे हैं? 1530 में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था 1526 में, और आप देख रहे हैं कि 4 ईयर्स बाद ये 1530 में भी फायर आर्म्स इनके पास है। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी थे, ये बिल्कुल रेडी थे कि भैया बाबर भी अगर हमारी तरफ आएगा ना तो आओ, ठीक है, हम युद्ध करने के लिए तैयार है, हमारे पास भी फायर आर्म्स है, ठीक है ना। ये अपने एरिया के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इनके एरिया पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुगलों की नाक में दम किए हुए थे, ठीक है ना। मुगल एम्पायर की नाक में दम किए हुए थे जितने भी मुगल सम्राट थे, स्पेशली शाहजहां की बात करें और औरंगजेब की बात करें तो शाहजहां और औरंगजेब के समय में बहुत ज़्यादा युद्ध हुए और उनको कई बार इन्होंने हराया भी मुगलों ने, लेकिन इसके बावजूद भी मुगलों को वहाँ से मार के भगा दिया गया, ठीक है। इस तरह से इतने पावरफुल हो गए थे, ठीक है। तो 1530 में इनके पास फायर आर्म्स की, आप देख सकते हैं कि फायर आर्म्स का मतलब यही है कि इनके पास गोला बारूद की जैसी व्यवस्था हो गई थी, ठीक है ना। गोला बारूद इनके पास आ गया था। बाय द 1660 दे कुड इवन मेक अ हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन, और 1660 तक में तो इनके पास हाई क्वालिटी गन पाउडर, कैनन, तोपों का भी इस्तेमाल हो गया था। तो हाउएवर द अहोम फेस्ड मैनी इन्वेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अच्छा, अहोम किंगडम तो बन गया, अहोम किंगडम तो बन गया, बहुत बड़ा साम्राज्य तो बन गया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। कैसे? साउथ से कुछ आक्रमण होते थे, मुगलों के आक्रमण हो जाते थे, वेस्ट से मुगलों के आक्रमण होते थे, तो इनके साथ में हमेशा युद्ध होते रहते थे। इन 1662, ध्यान देंगे, इन 1662, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1662 क्या हुआ? मुगल्स अंडर मीर जुमला। ये मीर जुमला वही है जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे मुगलों के, ठीक है ना। तो ये पहले साउथ में साउथ में थे, इसके बाद इनको नॉर्थ में पोस्ट किया गया, और अहोम हार नहीं रहे थे, अहोम हार मान नहीं रहे थे, इस वजह से मीर जुमला को भेजा गया कि भाई आप वहाँ लड़िए। मीर जुमला ने क्या किया? अटैक किया अहोम किंगडम पर अटैक किया, और डिस्पाइट दियर ब्रेव डिफेंस, और बहादुरी के, है ना, इतनी बड़ी बहादुरी के बावजूद भी अहोम वर डिफीटेड। अहोमों ने डटकर सामना किया मीर जुमला का, लेकिन मीर जुमला अंत में सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और अहोम ट्राइबल्स को क्या हुआ? अहोम किंगडम को हरा दिया। बट द डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन अहोम इतना बड़ा किंगडम था कि मुगलों का कब्जा केवल एक ही पार्ट पर हो पाया, दूसरे पार्ट पर, एक बहुत बड़ा पार्ट उस पर नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अहोम कितने ज़्यादा पावरफुल थे। आइए इंडिया के मैप में समझ लेते हैं, जो कुछ भी हमने ऊपर समझा है उसको मैप में आप लोग देखते जाएंगे ना तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि मैप समझने के लिए आप लोग एक पॉलिटिकल मैप अपना ले लीजिए, और वहाँ पर जितने भी कौन कौन सा स्टेट किस किस प्लेस में है वो आप समझ लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अहोम कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। ध्यान से समझिएगा, ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट है ये, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए म्यांमार से आए थे। म्यांमार से कहाँ आए थे अहोम? यहाँ आए थे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है अहोम। बात समझ में आ रही ना। अहोम ने सबसे पहले किसको हराया? भुइयाज को हराया। तो यहीं पर भुइयाज थे, भुइयाज को हरा के भगा दिया, अहोम आ गए। इसके बाद अहोम ने किसको हराया? छुटियाज को हराया। छुटियाज भी ट्राइबल्स थे, इनको हराया। नागा जो ट्राइबल्स हैं ये इनके अंडर में आ गए थे अहोम की। नागा ट्राइबल्स यहीं पर है, नागालैंड में, मैंने आपको बताया था। तो नागा ट्राइबल्स नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए कि नागा ट्राइबल्स आपके नागालैंड में है, और इनको भी इन्होंने हराया। इसके बाद गारो खासी जयंती, ये मेघालय में है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये जो प्लेस है मेघालय वाला प्लेस है। तो गारो खासी जयंती ट्राइबल्स थी यहाँ पर, ये भी अहोम किंगडम्स के अंडर में थी, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए कोच, है ना, कोच हाजो जो आपने पढ़ा है, कोच हाजो जो यहाँ पर है, इनको भी इन्होंने हराया, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे किंगडम पर, इस पूरे ईस्टर्न पार्ट पर किसका कब्जा था भाई? अहोम का कब्जा था। किसका कब्जा था? अहोम ट्राइबल्स का कब्जा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ठीक है। अब देखिए, ये तो रहा अहोम का, हमने देखा ब्रेवरी। अब देखते हैं अहोम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। यानी अहोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था, अहोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था। तो जब अहोम यहाँ पर आए थे तो एक ट्राइबल्स के रूप में यहाँ पर भारत में एंटर हुए थे, जब इन्होंने भुइयां को हराया था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। तो अहोम के एक राजा थे, कौन थे? सुखापा, ठीक है ना। क्या नाम था? सुखापा। उनका नाम है सुकाफा, ठीक है। सुकाफा एक ऐसे राजा थे, वहाँ पर एक राजा बन गए थे जिनके अंडर में अहोम ने एक बड़े राज्य के रूप में अपना स्थान भारत में जो है स्थापित किया, भारत के ईस्टर्न पार्ट पर, ठीक है ना, सुखापा के। तो ये अभी देखते हैं आगे, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिए सुखापा, ठीक है। तो सुखापा यहाँ के राजा थे, अहोम किंगडम के राजा कौन थे? सुखापा। अब देखिए, अहोम स्टेट के बारे में हमें ये पढ़ना है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे इतना मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन इनका था, कैसे राजा संचालन करता था, है ना। राज्य को इतने बड़े अहोम किंगडम को कैसे इन्होंने बांटा था, किस किस तरह के लोग थे, लोगों को क्या काम करना पड़ता था, ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए,
अहोम किंगडम, द अहोम स्टेट डिपेंड अपॉन द फोर्स लेवर। अहोम पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो अहोम स्टेट था, अहोम किंगडम था, ये फोर्स लेवर पर विश्वास करता था। फोर्स लेवर का मतलब ये है कि यहाँ के घर घर में जितने भी लोग हैं, इन सभी को सेना का जो काम होता है ना, उसका ज्ञान होना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ा युद्ध इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फोर्स लेवर पर इनको मेहनत करना आना चाहिए, ठीक है। दोज फोर्स्ड टू वर्क, जिनको क्या कहा गया, जिनको वर्क के लिए फोर्स किया गया उनको पाइक कहा गया। क्या बोला गया? पाइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइक आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा भी, 7th में नहीं तो 8th में आगे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि पाइक क्या होते हैं। तो आप बताएंगे कि पाइक अहोम किंगडम के अंडर में जब राजा द्वारा किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए फोर्स किया जाता था ना, और वो व्यक्ति जब काम करने के लिए तैयार हो जाता था, जबरदस्ती नहीं किया जाता था उसको, बस मतलब कि अपने देश के लिए तुम्हें काम करना है, यानी अहोम किंगडम के लिए तुम्हें अपने काम करना है, बात समझ में आ रही ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पाइक कहा जाता था। इसके अलावा अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अहोम किंगडम में क्या होता था? सेंसस मतलब लोगों की गिनती होती थी। जैसे ये अहोम किंगडम था, ठीक है ना, ये अहोम किंगडम इधर हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे किसी प्लेस में कम लोग हैं, किसी प्लेस में ज़्यादा लोग हैं, किसी प्लेस में ज़्यादा है, किसी प्लेस में कम है, तो ये जो कम वाले लोग हैं ना, यहाँ से जो ज़्यादा लोग हैं ना, ये कम वाले प्लेसेस में चले जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं है? इसका मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि सभी जगह पे पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब देखिए इतना इन्होंने सोचा था कि लोगों की गिनती करना भी उस समय उन्होंने शुरू कर दिया था। सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैड टू सेंड नंबर ऑफ पाइक्स ऑफ रोटेशन, और प्रत्येक गांव को भेजना होता था कि हमारे यहाँ पे कितने पाइक्स हैं, ठीक है ना। सिस्टम से भेजा जाता था कि इस गांव से इतने पाइक आ रहे हैं, इस गांव से इतने पाइक आ रहे हैं, सिस्टम से, रोटेशन में, राजा के दरबार में। तभी तो ये लोग इतने मजबूत होते थे ना। पीपल फ्रॉम हैवली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू द लेस पॉपुलेटेड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लोग हैवली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते थे वो शिफ्ट हो जाते थे कहाँ पर? लेस पॉपुलेटेड एरियाज में, राइट। चलिए ठीक है, तो ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्लेसेस अहोम क्लान्स, ऐसे प्लेसेस, हाँ प्लेसेस हो गए। अहोम क्लान्स वर 10 ब्रोकन अप। अहोम क्लान्स क्या हुए? उनको ब्रोकन यानी उनको कई भागों में विभक्त किया गया बाय द फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी यानी 17th सेंचुरी मतलब क्या है? 1600 से लेकर 1700 के बीच में। द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है? अब देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ सेंट्रलाइज का मतलब, यानी एक राजा होता था और राजा के ही अंडर में सारा पूरा किंगडम होता था और सभी लोग उनकी बात मानते थे, ठीक है ना। अपने स्टेट के लिए काम करना, अपने राज्य के लिए काम करना, ठीक है ना, उसी के आदेश पर सारा काम होना, ये सेंट्रलाइज होता था। यानी एक राज्य में एक ही राजा होगा, कई छोटे छोटे पार्ट नहीं डिवाइड होंगे, उसको सेंट्रलाइज बोला जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी। देखिए अहोम स्टेट में क्या होता था, अहोम किंगडम में कहा जाता था कि जितने भी एडल्ट होते थे ना, वो बस घरों में नहीं रहते थे, उन सभी को आर्मी में सर्व करते थे वो, ठीक है ना। सभी लोग आर्मी में सर्व करते थे, सभी को तैयार रहना पड़ता था कि कभी भी देश को जरूरत पड़ गई, अहोम किंगडम को कभी भी जरूरत पड़ गई तो आप लोग युद्ध करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से वो तैयार करते थे ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय पे। एट द अदर टाइम्स क्या होता था, दूसरे समय पर देवर इंगेज। जैसे मान लीजिए जब युद्ध नहीं हो रहा है तो हमेशा युद्ध के लिए थोड़ी तैयार होते रहेंगे, कभी कभी क्या करते थे, जब खाली होते थे ना तो वो फिर भी बिजी रहते थे, काम करते थे। इंगेज थे किसमें? बिल्डिंग डैम्स बनाने में, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था करने में, है ना, कि यहाँ पर खेती होनी है तो उसके लिए इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है कि सिंचाई, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना, ठीक है। एंड अदर पब्लिक वर्क्स, और दूसरे भी सामाजिक कार्यों में ये लोग बिजी रहते थे। ऐसा नहीं कि दिन भर युद्ध के लिए ही तैयार होते रहते थे। द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन। और अहोम ने उस समय पर क्या किया? एक राइस कल्टिवेशन का एक नया मेथड अडॉप्ट किया कि चावल को जो है राइस का कल्टीवेशन कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है ना, पैडी जिसको बोलते हैं हम लोग, धान। अब देखिए आगे भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ रहे हैं कि अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपने गोंडवाना पढ़ा था, अब आप थोड़ा अहोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेल्स। अब ये क्या है? जैसे आपने गोंडवाना को पढ़ा था कि गोंडवाना में प्रत्येक जो डिवाइड था वो गढ़ था। क्या था? गढ़ था, गढ़। तो गोंडवाना को गढ़ में डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। फिर गढ़ को आगे फिर 84 में डिवाइड किया गया, 84 को फिर बरहुत में डिवाइड किया गया था। तो आप ये दिमाग में रखिए कि गोंडवाना को गढ़ में डिवाइड किया गया, वैसे ही अहोम सोसाइटी को क्लान्स में डिवाइड किया गया। उन्हीं क्लान्स का मतलब क्या होता है? कबीला। तो उसी को क्या कहा गया? खेल कहा गया बेटा, ठीक है ना, खेल। यानी अहोम सोसाइटी कई सारे खेलों में बटी हुई थी। खेल मतलब वो खेलना नहीं, अहोम सोसाइटी कई सारे खेल में बटी हुई थी, यानी कई कबीलों में बटी हुई थी, यानी कई कबीले मिलकर एक अहोम सोसाइटी का निर्माण करते थे, ठीक है ना।
ये याद रखना है। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कमी ये थी कि यहाँ पर आर्टिसंस की कमी थी अहोम सोसाइटी में, यानी अहोम किंगडम में आर्टिसंस की कमी थी। सो आर्टिसन इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग द किंगडम, ठीक है ना। खेल ऑफन, अब जो खेल होते थे ना, यानी अहोम किंगडम के कई पार्ट हो गए, किसमें बटे, खेल में। तो अब खेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेज, एक खेल के अंडर में कई विलेज होते थे, एक खेल के अंडर में कितने होते थे, कई विलेज होते थे। जैसे वहाँ आपने गोंडवाना में पढ़ा कि गोंडवाना जो है कई गढ़ में डिवाइड था, और कई गढ़ के अंडर में कितने विलेज होते थे, 84 विलेज होते थे, और फिर 84 विलेज को भी डिवाइड किया गया 12 विलेज में, जिसको बरहुत कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना था। तो इसमें क्या है कि जैसे एक बहुत बड़ा किंगडम क्या हो गया, अहोम हो गया, अहोम के कई सारे पार्ट हो गए, खेल में डिवाइड कर दिया गया, और एक खेल में कई सारे विलेज होते थे, ठीक है ना, कई सारे विलेज होते थे। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख दिया इन्होंने कि जो किसान होता है, जैसे आप हैं, आप अगर होम किंगडम में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक ज़मीन दे दी जाएगी, आपको एक लैंड दे दिया जाएगा कि भैया ये लैंड आपका है, आज से आप इसमें खेती करेंगे, जो कुछ भी होगा, ठीक है ना, पैदावार होगी, वो आप राज्य को भी देंगे और अपने लिए भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए, द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी, यानी विलेज कम्युनिटी, यानी हर गाँव में एक कम्युनिटी होती थी। जैसे आपने गाँव में एक ग्राम पंचायत पढ़ा है, एक गांव में ग्राम पंचायत पढ़ा, ग्राम पंचायत का भी जो कार्य होता था ना, तो ग्राम पंचायत में भी मेंबर होते थे, प्रधान होता था, कई सारे लोग होते थे। वैसे ही पहले, आज से सोचिए कितने साल पहले विलेज कम्युनिटी बन गई थी। आप अहोम का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कि ये लोग इतने इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स हैं कि आज जो नए चीज़ों पे हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, वो पुराने में आज से पहले कितने साल पहले, हजारों साल पहले उन लोगों ने पहले से ही डेवलप कर लिया हुआ था। कितने ज़्यादा दिमागदार लोग थे, आप ये समझ सकते हैं। तो विलेज कम्युनिटी के माध्यम से किसी भी गांव वाले को क्या मिलती थी, जमीन मिलती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट। यहाँ तक कि राजा भी अगर जिस गांव वाले को, जिस पीजेंट को जमीन मिल जाती थी, यानी विलेज कम्युनिटी दे देती थी, तो राजा की भी हिम्मत नहीं थी कि उसकी जमीन छीन सके। क्यों? क्योंकि उसको विलेज कम्युनिटी ने दिया हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है हमें देखने के लिए मिलता है। ओरिजिनली अहोम वर्शिप दियर ओन ट्राइबल गॉड्स। अहोमों के जो अहोम ट्राइबल्स थे ना, इनके अपने खुद के गॉड होते थे, उनको अलग से पूछते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ द 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी के हाफ में देखेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज। अब अहोम किंगडम में भी क्या कौन आना शुरू हो गए, ब्राह्मण शुरू हो गए। ब्राह्मण क्या करते थे भाई, अहोम किंगडम था, राजा था यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो ब्राह्मणों को क्या देने लगा, दान देने लगा। जब दान देने लगा, जमीन दान देने लगा, तो ब्राह्मणों ने यहाँ पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। जब मंदिर बनाना शुरू कर दिया, टेम्पल बनाना शुरू कर दिया, तो फिर ब्राह्मण यहीं पर रहने लगे, बसने लगे, और किसको बढ़ावा मिलने लगा, हिंदुइज्म को बढ़ावा मिलने लगा। यानी अहोम ट्राइबल्स किससे मिल रही है, अब हिंदुइज्म से मिल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण इंक्रीज, द टेम्पल्स एंड द ब्राह्मण टेम्पल्स, हाँ, टेम्पल्स एंड ब्राह्मण वर ग्रांटेड, यानी मंदिर और ब्राह्मण को क्या दिया गया, टेम्पल के लिए भी और ब्राह्मणों के लिए रहने के लिए भी, वर ग्रांटेड द लैंड बाय द किंग, राजा के द्वारा ये दिया जाने लगा। उस समय का जो राजा था उस समय, इन द राइन ऑफ शिव सिंह का नाम आता है उस समय इंपॉर्टेंट रूप में। अभी एक राजा को मैंने आपको बताया था ना, सुकापा का नाम बताया था, उन्होंने तो विस्तार किया था, लेकिन उस समय जिस समय होम राज सुकापा है ना, एक्सपायर हो गए होंगे, उसके बाद शिव सिंह आए। तो शिव सिंह के बारे में आप देखेंगे 1714 से 1744 तक इनका शासन रहा। तो इस समय क्या हुआ, हिंदुइज्म बिकेम प्रीडोमिनेंट रिलीजन, यानी इस समय अहोम किंगडम पर किसका वर्चस्व बढ़ रहा है, हिंदुइज्म का बढ़ रहा है, ठीक है ना। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुइज्म भले ही आ गया, हिंदूवाद भले ही आ गया, ब्राह्मण भले ही आ गए, इसके बावजूद भी जो अहोम्स थे ना, उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने बिलीफ को नहीं छोड़ा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा देखेंगे कि जितने भी ट्राइबल्स रहे ना, इनके साथ में जितने भी इस्लाम आया, बौद्धिज्म आया, आपने देखेंगे इस्लाम धर्म आया, यानी कि दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे, मुगल एम्पायर में देखेंगे तो इस्लाम आया, इसके बाद बौद्ध धर्म भी आया, जैनिज्म आया। तो इन सबसे क्या हुए, ये जो ट्राइबल्स है ना, सबसे ट्राइबल्स इनको मिले, लेकिन इसके बावजूद भी ट्राइबल्स ने अपने बिलीफ कस्टम्स को नहीं छोड़ा, हालांकि कुछ ने अपना रिस्पेक्ट भी कर दिया। अब देखिए, अहोम सोसाइटी वर वेरी सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये है कि अहोम सोसाइटी कोई ऐसी नहीं थी कि ऐसे ट्राइबल्स थे फूल पत्ती लगाकर, है ना, या पत्ते वत्ते लगाकर घूमते रहते थे जंगलों में, ऐसे नहीं, राजा महाराजा की तरह इनका जीवन था, ऐसा अहोम सोसाइटी था, ठीक है ना। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, जो भी राज दरबार में जो कवि होते थे, विद्वान होते थे, उनको जमीन दान में दी जाती थी, यानी राजा महाराजा वाली स्थिति थी यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ऐसे ट्राइबल्स नहीं थे कि कमजोर ट्राइबल्स थे, पेड़ पौधों में पत्तियां लगाकर, जैसे होता है ना कि बहुत सारे ट्राइबल्स को आप देखते हैं पत्तियां
वर्दियाँ लगाकर घूमते रहते हैं, ऐसे नहीं थे। थिएटर वॉज इनकरेज, थिएटर भी थे। थिएटर मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कार्यक्रम रंगमंच होता है। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत, और संस्कृत के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे ना वो ट्रांसलेटेड इन द लोकल लैंग्वेज, यानी संस्कृत जो उस समय की टफ लैंग्वेज थी उसको लोकल लैंग्वेज कौन थी वहाँ पे, असमी थी, ठीक है ना, तो उसमें कन्वर्ट किया गया। तो हिस्टोरिकल वर्ड्स नॉन एज बुरंजी वर आल्सो रिटन फर्स्ट इन द होम लैंग्वेज देन इन असमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुरंजी को आप याद कर लीजिए कि बुरंजी क्या है। बुरंजी एक ऐसी, आप कह सकते हैं कि बुरंजी एक ऐसा प्लेस था, बुरंजी एक ऐसी बुक आप समझ लीजिए कि जिसमें अहोम किंगडम्स के बारे में लिखा हुआ है। अहोम किंगडम्स के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, बुरंजी से मिलेगी। अहोम किंगडम कैसा था, कैसा धीरे धीरे जब से अहोम किंगडम आया, जब से अहोम ट्राइबल्स आए भारत में, फिर उन्होंने विस्तार किया, फिर अहोम किंगडम बन गया, फिर वहाँ पर कई सारे राजा हुए। ये पूरी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो कहाँ मिलेगी, आपकी बुरंजी में मिल जाएगी। और बुरंजी क्या है, बुरंजी को फिर बुरंजी किस में लिखी गई है, ठीक है ना, फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज। पहले तो अहोम लैंग्वेज में ही लिखी गई थी, यानी अहोम वाले ट्राइबल्स में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसको असमी लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में लिखा गया। तो हम असमी लैंग्वेज में लिख गया, तो इसलिए धीरे धीरे हमको भी जानकारी मिल जाती है क्या ना कि अहोम का कैसा रहन सहन था, ठीक है ना। तो इस तरह से अहोम के जो ट्राइबल्स था ना, ये आपका कंप्लीट हो गया है। और आपका लास्ट पैराग्राफ एक बचा हुआ है, कंक्लूजन। तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गोंड और अहोम ये दोनों ट्राइबल्स आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं। गोंड आपके गोंडवाना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वाला एरिया, लेकिन स्पेशली मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। जबलपुर मैंने नाम बताया था वहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर अहोम के बारे में मैंने क्या बताया, अहोम का जो एरिया था वो पूरा असम वाला एरिया, असम के आसपास का जितना भी पूरा एरिया था सब पर इन्होंने अहोम ट्राइबल्स ने कब्जा किया हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ऐसे किन्हीं दो ट्राइबल्स के नाम बताइए जिन्होंने भारत पर एक सबसे बड़े पैमाने पर, है ना, एक बड़ी सी जगह लिया हुआ था, बड़े पैमाने पर राज्यों की तरह उन्होंने शासन किया, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप नाम बताएंगे अहोम और गोंड का, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन क्या है, इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है, वो तो कंक्लूजन आप खुद निकाल सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए। शुरुआत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंसिडरेबल सोशल चेंज टू प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव एग्जामिनिंग द वर्नाबे सोसाइटी। हमने वर्नाबे सोसाइटी पढ़ी थी ना, कि वर्ण के अकॉर्डिंग सोसाइटी को बांटा गया, है ना। फिर क्या हुआ, एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली, और धीरे धीरे जो ट्राइबल पीपल थे ये भी इंटरेक्ट होने लगे एक दूसरे से, इन्हीं वर्ण से, है ना। दिस इंट्रैक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडॉप्ट द चेंज। बहुत सारे आपने देखा कि जो छत्री थे, हूण थे, है ना, बहुत सारे राजपूत के रूप में, ट्राइबल्स राजपूत के रूप में जाने गए, ठीक है ना, उन्होंने भी अपना राज्य हासिल कर लिया। आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो सारा कुछ है। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे, दे टुक द डाइवर्स लिवलीहुड, उनका जो रहन सहन था वो दूसरे ट्राइबल्स से बिल्कुल अलग था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आगे आया, है ना, मैनी ऑफ देम मर्ज, उसमें मिल भी गए, यानी जाति जब आई, जब जाति यानी वर्ण व्यवस्था के बाद जब जाति में कन्वर्ट हो गया तो बहुत सारी जातियां निकल कर आई, ठीक है ना। मैनी ऑफ द मर्ज विद कास्ट वे सोसाइटी, कास्ट वे सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मर्ज हो गए। अदर्स हाउएवर द रिजेक्टेड बोथ ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुज, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म को क्या किया, रिजेक्ट भी किया। तो जब इनको रिजेक्ट किया तो उन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया था, इस्लाम। आपने देखा था कि मुल्तान में, सिंध में, है ना, बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर बलूचीज जो थे, ये सब क्या कर लिए, इस्लाम अडॉप्ट कर लिए। सम ट्राइब्स इस्टेब्लिश्ड, है ना, कुछ जो ट्राइब्स थे ना उन्होंने इस्टेब्लिश क्या किया, कुछ जो ट्राइब्स थे ना, देखते हैं थोड़ा सा, एक्सटेंसिव स्टेट, उन्होंने अपने स्टेट्स को बहुत बड़ा कर लिया। जैसे गोंड है ना, गोंड के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा, अहोम के बारे में पढ़ा, इन्होंने अपने स्टेट्स को बहुत बड़ा कर लिया। एंड विद अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इनका सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक राजा की तरह था, तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। अमनदास के बारे में आपने पढ़ा, अमनदास जिसको संग्राम शाह कहा जाता है, ठीक है ना। तो और इधर आपने पढ़ा दुर्गावती के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है ना। और इसमें आपने अहोम में किसके बारे में पढ़ा, अहोम में आपने, मैंने आपको क्या बताया, सुखाफा के बारे में पढ़ा, शिव सिंह के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स पढ़े जो एक राजा की तरह फिर बाद में बिहेव किए। लेकिन ज़्यादातर जो ट्राइबल्स थे ना, वो हंटर गैदरर्स ही रह गए, ठीक है ना। तो जो उनमें से निकल कर कुछ आगे डेवलप कर गए उनके बारे में बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर आज भी वो कैसे हैं, हंटर गैदरर्स का ही लाइफ फॉरेस्टेड एरिया में ही रहते हैं, इधर उधर घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना।
और फॉरेस्ट को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो दे दस बिकेम पॉलिटिकल पावरफुल, पॉलिटिकली रूप से पावरफुल हुए थे। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर्स। और यही कारण था कि जैसे अहोम ने अपने आप को डेवलप कर लिया था, तो मुगल एम्पायर जो था ना वो भी इनसे हार गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर पूरी तरह से अहोम पर कभी सक्सेसफुल रहा ही नहीं। अहोम पूरी तरह से कभी, अहोम जो ट्राइबल्स थे ना ये कभी पूरी तरह से हारे ही नहीं, अहोम किंगडम्स कभी पूरी तरह से हारे ही नहीं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बेटा, और ये चैप्टर हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया, चैप्टर 7। और इसके बाद हमारा एक चैप्टर और इंपॉर्टेंट बचता है, चैप्टर 10, ठीक है। और चैप्टर 10 हम पढ़ेंगे, और चैप्टर 10 के बाद हमारा ये पूरा जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट माना जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और तो इस तरह से टोटल चैप्टर 6 हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। यानी शुरुआत के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, और ये 7th वाला, और लास्ट का 10 चैप्टर, ये ही चैप्टर से आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। और चैप्टर 10 ही मुझे अब केवल कवर करना है, ठीक है ना। बाकी जो चैप्टर्स बीच में हैं उनको आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे चैप्टर वाइज मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। जब भी मैं लाइव क्लास लूँगा ना तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। थैंक यू फॉर दिस क्लास।